हेलो साथियों, कैसे हैं। सुहाना अकेडमी में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हम क्वांटम मैकेनिक्स में चल रहे थे और क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेसिक पोर्शन है वो हमने करीब करीब कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब आते हैं कि इसके मेन फंक्शन के ऊपर कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जब हम किसी सिस्टम पर जाएंगे तो सिस्टम का सोल्यूशन कैसे करेंगे, किन इक्वेशन से या किन कह सकते हैं। जैसे हम क्लासिकल में थे, जब हम एक पार्टिकल के मोशन की बात करते हैं तो हम न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन जो है उनको या न्यूटन लॉ जो है वो देखते हैं। देन उसके बाद में जो मोशन की इक्वेशन है उनसे हम आगे वाली चीज़ें जो है वो सॉल्व करते हैं, उसकी स्टेट फाइनल जो है फाइंड आउट करते हैं कि इनिशियल में अगर यहाँ है तो टी टाइम बाद में वो कहाँ होगा। ठीक है, सिमिलरली जब हम बात करते हैं किसकी क्वांटम मैकेनिक्स में, तो क्वांटम मैकेनिक्स में अगर मान लीजिए कोई सिंपल सिस्टम है तो उस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, उसका मोमेंटम कितना होगा, वो सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक इनिशियल स्टेट चाहिए, है ना। इनिशियल स्टेट का मतलब कि उसका एक फंक्शन होगा जिस फंक्शन से हम उस पूरे के पूरे सिस्टम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो उसको जनरेट करने के लिए हम जिन इक्वेशन का यूज़ करेंगे वो कौन सी हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, यानी कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तीन मेथड थे, डिराक वाला, हाइजेनबर्ग जो है उसमें मैट्रिक्स मेथड, और तीसरा जो मेथड था वो श्रोडिंगर। और श्रोडिंगर सबसे कह सकते हैं कि लीस्ट या फिर कह सकते हैं लीस्ट प्रायोरिटी पे आपके रहता है। और जब हम यूजी पढ़ते हैं तो यूजी के अंदर हम इसी का यूज़ करते हैं। पीजी में जब हम जाते हैं तो हम वापस वहाँ पे मैट्रिक्स मेथड और वो दोनों जो है डिराक इक्वेशन वो दोनों देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ मुझे नहीं जाना, इसी से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो है आप ये कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए, है ना, क्वांटम मैकेनिकल एक सिस्टम के लिए, उस सिस्टम के लिए जो इक्वेशन दी गई थी वो इक्वेशन किसने दी थी, श्रोडिंगर ने दी थी। और वहाँ पे हर एक पार्टिकल, है ना, हर एक पार्टिकल से एसोसिएट एक वेव होती है या एक वेव फंक्शन होता है जो हमने कल डिफाइन किया था। उसमें क्या क्या उसकी वो कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें उसके अंदर है तो इसका मतलब वो क्या है, एक सूटेबल वेव फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब आते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये दो तरह की इक्वेशन है ना, किसी सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं तो क्या है, दो इक्वेशन है। पहली जो इक्वेशन है उसे बोलते हैं हम टाइम डिपेंडेंट, और दूसरी इक्वेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, दो तरह की इक्वेशन यहाँ आएगी, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जब भी हम कोई इक्वेशन, अब इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको ना, रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर कंसेप्ट से चलेंगे तो आप हर चीज़ को आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, जब भी हम, आपने देखा होगा इससे पहले जितनी भी हमने फिजिक्स पढ़ी है, जहाँ पे भी हम फिजिक्स या सिस्टम की बात करते हैं तो हम किसकी चीज़ करते हैं, हम करते हैं इक्विलिब्रियम की बात। ठीक है, कहाँ करते हैं, इक्विलिब्रियम की। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, किसी भी सिस्टम में हम किसकी बात करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन की बात हम करते हैं, जो हमारा फंडामेंटल है ना। फंडामेंटल लॉ का मतलब क्या है, जो कभी भी जो है वो कह सकते हैं कि इनवैलिड नहीं होता, हमेशा क्या रहेगा, हर एक सिस्टम में वैलिड रहेगा। वो क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से अगर हम चलते हैं, ठीक है, क्या है हमारा, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि आपकी जो टोटल एनर्जी ई है, ठीक है, आपकी जो टोटल एनर्जी ई है वो टोटल एनर्जी ई क्या होगा, ई है, इसके ऊपर अगर आप कोई फंक्शन लगाते हैं साई। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगाते हैं, कोई फंक्शन साई, या फिर कह सकते हैं टोटल एनर्जी जो ई है वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपके पास, ये इसका उल्टा लिख देता हूँ, है ना, इसका उल्टा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है आपका फंक्शन वो क्या होता है, वो होता है एच, यानी ऑपरेटर क्या होता है, एच होता है। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ई साई के इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की बात करूँ, मैंने कैसे लिया ये, तो क्या हो जाएगा, टोटल जो एनर्जी होगी, है ना, टोटल एनर्जी जो आपकी ई होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या जिसको मैं कह सकता हूँ P²/2m प्लस V। ठीक है, इसमें क्या होगा, R और T दोनों होंगे, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पोटेंशियल क्या हो सकती है भाई, आर पे डिपेंडेंसी वो एक अलग केस होगा, लेकिन अगर जनरल बात करें तो टाइम और जो है पोजीशन दोनों पे डिपेंड कर सकती है। ठीक है, तो उससे मैंने क्या लिखा कि टोटल एनर्जी फंक्शन क्या होता है मेरे पास, हैमिल्टोनियन। ये क्या है मेरे पास, हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन क्या होता है, एच। ठीक है, अच्छा उसके हिसाब से मैं लिखूँ तो इधर लिख सकता हूँ ई को, तो क्या कर सकता हूँ, ई साई इक्वल टू एच साई। ठीक है, साई क्या है, वेव फंक्शन है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। P²/2m किसके इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मैंने ऑपरेटर आपको क्या लिखा था, आप देखिए पीछे, जब इसके ऊपर आप P की जगह क्या रखेंगे, आप रख लेना, इसके मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे आपके पास ये तो हो गया, ई साई इक्वल टू ये मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m प्लस V RT, और इस टोटल पे क्या चलेगा, ये वेव फंक्शन साई। ठीक है, ई कितना है, आपको लिखाया था आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी। ठीक है, पी कितना है, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर
या इसको 3 डायमेंशन में लिख रहे हैं, 3 डायमेंशन में लिखने से क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। ठीक है, v कितना है, v तो आपके पास v है, सॉरी वो v किसके बराबर होगा, v तो इसी के बराबर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेटर फॉर्म में इसको इसी तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यू जब आप यहाँ रख देंगे तो आंसर क्या मिलेगा उधर से कि आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का स्क्वायर प्लस में आयोटा का स्क्वायर -1। ठीक है, एच कट का स्क्वायर एच कट, तो क्या आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। ठीक है, ये लीजिए, प्लस ये आपके पास ऑपरेटर की फॉर्म में इस तरह से चलेगा, और फाइनली आपके पास साई। ठीक है, आगे और सोल्व करेंगे तो ये इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई प्लस v आर टी साई। इसे हम बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि ये क्या कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसको लिख लीजिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, मतलब ये आपको डायरेक्टली पूछ जा सकती है। मेरे कहने का मतलब क्या है, याद रखने का मतलब है कि अगर आपको ये ऑपरेटर याद है क्वांटम मैकेनिकली, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, उसमें सारी वैल्यू रखेंगे और आपको फाइनली जो है ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब हम चलेंगे टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि देखिए हम जितने भी जो नॉर्मल सिस्टम है आपके, वो जो पढ़ेंगे, वो जो नॉर्मल सिस्टम होंगे उसमें क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके टाइम डिपेंडेंट नहीं रहेगी, यानी कि टाइम क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। तो टाइम इंडिपेंडेंट के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो ये लिख लेना, ये क्या है आपके पास, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं टाइम इंडिपेंडेंट पे। तो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कैसी होगी। ठीक है, तो टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो भी टाइम डिपेंडेंट वाला पोर्शन है वो इसमें से क्या होगा, हट जाएगा। तो टाइम डिपेंडेंट का कौन सा है, ये वाला पोर्शन है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी इस वाले में पोर्शन में, यहाँ टाइम डिपेंडेंसी कोई नहीं है, क्योंकि ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, ये क्या है, डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर का मतलब है एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये किस में है, 3 डायमेंशन में। ठीक है, ये किस में है, 3 डायमेंशन में। अगर 1 डायमेंशन होगा तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ एक चीज़ चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर और डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 डायमेंशन में चलेंगे तो किस में बचेगा, सिर्फ इसका एक जो कोऑर्डिनेट है वो एक कोऑर्डिनेट बचेगा। इसमें कितने हैं, तीनों कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं इसके अंदर, तो टाइम इंडिपेंडेंट के अंदर। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो टाइम इंडिपेंडेंट कैसी होगी, तो टाइम इंडिपेंडेंट के अंदर ये जो है कि मान लीजिए इसकी टोटल एनर्जी जो है कितनी ई है। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी है, ई जो है हमारे पास टोटल एनर्जी है, पहली बात तो। ठीक है, ई जो है वो क्या है, टोटल एनर्जी है सिस्टम की। जब ई टोटल एनर्जी है तो इसको किसके बराबर रख सकते हैं, इसके, और जो साई है उस साई में 2 पार्ट है ना। साई जो है वो किसका है, वो आपके पास आर का भी पार्ट है और टी का भी पार्ट है। अभी जो इसमें हमने लिखा किसका है, आर का भी पार्ट और टी का भी पार्ट है। इसमें से मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि जो साई है इसको मैं 2 पार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, साई आर, ठीक है, और एक कर सकता हूँ मान लीजिए फाई टी। इसमें कर सकते हैं फाई टी में कर सकते हैं। ठीक है, 2 में मैंने इसको तोड़ दिया है। ठीक है, साई में इसलिए लेके चल रहा हूँ बार बार, क्योंकि देखो, अच्छा इसको मान लीजिए साई प्राइम ले लेते हैं ना, मान लीजिए इसका आपके पास साई प्राइम है। ठीक है, इसको मैं प्राइम में ले लेता हूँ, ताकि क्या होगा कि चेंज जो है थोड़ा सा डिफरेंस इसमें दिख जाएगा आपको, है ना। तो जो साई में इक्वेशन आएगी, प्राइम में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो इक्वेशन जो हम डिपेंडेंट वाली बनाएंगे वो साई में बनाना चाह रहा हूँ मैं ना, साई में बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने इस तरह से तोड़ा, तो साई प्राइम को साई और इसके अंदर मैंने तोड़ दिया। दोनों फंक्शन किसके हैं, एक आपके पास डिस्टेंस का फंक्शन हो गया, यानी कि पोजीशन का फंक्शन हो गया, और दूसरा किसका हो गया, टाइम का फंक्शन हो गया। जब आप मैं अब यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, जब आप ये वाली वैल्यू यहाँ रखते हैं इस इक्वेशन में, तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये टोटल जो है आपका टी का फंक्शन वो एक तरफ आ जाएगा और साई का फंक्शन क्या होगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, जब इस तरह के इक्वेशन बन जाती है तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल आएंगे, और उस कांस्टेंट को हम कितना लिखेंगे, टोटल एनर्जी के इक्वल लिखेंगे। तो जो आपका टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनेगी उसमें कुछ नहीं करना है, ये जो पोटेंशियल है ये सिर्फ आर में बच जाएगा।
ठीक है, और यहाँ जो है वो क्या जाएगा, ई आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी ई साई, ठीक है, इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर और साई, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसे हम बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है बोलेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, देखिए जो भी टाइम का फैक्टर था उसे हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रही थी, इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है किसके इक्वल किया हमने, टोटल एनर्जी के इक्वल किया और उसको सोल्व कर लिया। तो इसे हम बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें टाइम का कोई भी एक फैक्टर नहीं आ रहा है। ठीक है, टाइम का जो है कोई भी फैक्टर इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के ये हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई। ये दोनों इक्वेशन जो है आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट दोनों देख लीजिए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, पूछा क्या गया उसके अकॉर्डिंग जो है आप सॉल्यूशन देंगे। और नॉर्मली होता क्या है, क्योंकि हम जितनी भी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट वाली पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ पोटेंशियल जो है वो क्या है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए मैं आपको पहले आगाह कर देता हूँ कि जब उसमें टाइम डिपेंडेंट लिखा हो तो आपको इस पर जाना है। नॉर्मली क्या होगा, तो श्रोडिंगर इक्वेशन आप यही पढ़ते तो आप इसको टिक लगा के आ जाएंगे, इसको वहाँ पे भूल जाते हैं। तो दिमाग में रखना है ये चीज़। ठीक है, दूसरा, इसको कैसे कैसे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे मान लीजिए पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन दे दे, टी का फंक्शन नहीं दे, तो क्या होगा, ये इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि किसका फंक्शन आपको वहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के आपका बेसिक जो है क्वांटम मैकेनिक्स का या वेव इक्वेशन का जो बेसिक है वो कौन सा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इसी पे बेस्ड, किस पे बेस्ड, ये नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था टाइम डिपेंडेंट वाला जो है टॉपिक हम लोग जो वेव इक्वेशन उसका यूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास जितने भी सिस्टम होंगे वो कौन से होंगे, टाइम इंडिपेंडेंट वाले। तो टाइम इंडिपेंडेंट वाले पे चलते हैं। और इसका सबसे बेसिक जो होता है वो कौन सा होता है, 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। क्या होता है, 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। तो उस पर हम आज चलते हैं ना। वन डी वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स। ठीक है, अब 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स कैसा होगा, तो आप ये देखिए कि एक इस तरह का, इसको अच्छे से समझ लेना। देखो 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, ये मान लीजिए कि इसका क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब कि ये ऐसा एक टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का आपके, कि इसका क्वेश्चन एग्जामिनर देगा ही देगा, चाहे कोई सा ही पेपर हो, है ना, चाहे नेट का पेपर हो, चाहे आपके पास इसका कोई किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम का पेपर हो एमएससी के लिए, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे रहे हो। 1 डायमेंशन पोटेंशियल, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का जब सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो सिस्टम है, सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम वो ये वाला सिस्टम है। और ये इसका बेसिक है। और इस बेसिक को अगर आप समझ लेंगे तो आपकी आगे आने वाली चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में होता क्या है कि ये जो है इसमें पोटेंशियल कितना होता है, इनफाइनाइट, और यहाँ जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0। ठीक है, और इसमें जो है एक पार्टिकल है कुछ इस तरह से मूव करता रहता है, जिसका मास कितना है, m। जिसका मास कितना है, m है। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसका जो विड्थ है पोटेंशियल बॉक्स की जो चौड़ाई है वो कितनी है, a जो है पोटेंशियल बॉक्स की चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन ये वाला, सेकंड रीजन ये वाला और थर्ड रीजन ये वाला। ठीक है, इस रीजन में, फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट। सेकंड रीजन में पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट। पोटेंशियल इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल इनफाइनाइट होने का मतलब है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो भी कितना है, बहुत ज़्यादा है। और पोटेंशियल इनफाइनाइट होने का मतलब है कि वहाँ पर जो पार्टिकल है जैसे ही इस दीवार के पास जाएगा तो क्या होगा, वापस टकरा के इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, वो उस रीजन में जा ही नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है, जब भी हम सिस्टम पढ़ते हैं, जब भी हम किसी भी फिजिकल सिस्टम की बात करते हैं, तो वो सिस्टम स्टेबल कब होता है, वो स्टेबल तब होता है जब उसकी एनर्जी क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक नहीं, काइनेटिक से कोई मतलब नहीं है स्टेबिलिटी का। इससे मतलब है पोटेंशियल एनर्जी से मतलब है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, वो अपने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या करना चाहता है, मिनिमम करना चाहता है। और मिनिमम करने के लिए क्या करेगा,
जितनी ज़्यादा मिनिमम होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल पोटेंशियल होगा। तो अगर वो पार्टिकल इस तरफ जाता है तो उसका मतलब क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है, तो वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, वापस पार्टिकल किधर आएगा, टकरा के इधर आएगा, इधर जाएगा तो वापस टकरा के इधर आएगा। तो रहना कहाँ चाहेगा, इस दो जो आपके पास 0 से लेके a, x इक्वल टू कहाँ है, हम 1 डायमेंशन में चल रहे हैं, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a के बीच में ही पार्टिकल आपका रहना चाहेगा। ठीक है, ये हो गया सिस्टम। तो इसका मतलब यहाँ कोई पार्टिकल नहीं होगा, यहाँ कोई पार्टिकल नहीं होगा, पार्टिकल सिर्फ कहाँ होगा, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कहाँ होगी, यहाँ पे इसके अंदर 0 से लेके a के बीच में होगी। अब वो किस तरह से होगी उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होगा, पोटेंशियल Vx इक्वल टू क्या होगा, 0, Vx इक्वल टू 0 कहाँ हो रहा है, जब x किसमें हो, 0 से a के बीच में हो। ठीक है, क्या हो, 0 से a के, अच्छा बीच में है ना, तो इक्वल नहीं आएगा, सॉरी बीच में है ना, तो बीच में क्या है, इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, और अदरवाइज कितना होगा, इनफाइनाइट, अदरवाइज, और कहीं चले जाओ सब क्या होगा, इनफाइनाइटी जो है पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज है ना, सही लिखा ना, अदरवाइज। ठीक है, तो अब क्या करें, आगे इसको सोल्व करना है हमें ना। तो सोल्व करने के लिए देखो, इसके या तो मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखूं, वेव इक्वेशन लिख के उसको सॉल्यूशन करूं पूरी इक्वेशन सोल्व करके, तो उतना मैं नहीं करूंगा। ठीक है, उसमें आपको कांस्टेंट फाइंड आउट करने सब चीज़ें, वो तब हम करेंगे जब हमें नेट की तैयारी करनी होगी तब। ठीक है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसके सॉल्यूशन की बात करूंगा और वही आपको दिमाग में रखना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन आपको पता है, पोटेंशियल क्या है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन हमें यूज करनी है, और वो क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, साई प्लस में यह क्या है, पोटेंशियल Vx साई इक्वल टू ई साई, ये आपकी इक्वेशन है। Vx कितना है, Vx है मेरे पास 0, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, अच्छा मैंने डेल नहीं लिखा ना यहाँ पे, ये डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर साई, क्योंकि 1 डायमेंशन है ना, तो डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर साई जो है ये इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीज़ उधर भेज दीजिए, तो माइनस में 2me ओवर एच कट स्क्वायर साई, और आगे ये इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2me ओवर एच कट स्क्वायर साई। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस तरफ आएगा इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन में क्या करते हैं, इसको मानते हैं हम k के इक्विवेलेंट, तो किसका है, 2me जो है रूट 2me, ये किसके बराबर होता है, k स्क्वायर, है ना। इसको किसके इक्वल मानेंगे हम लोग, k जो है इसके इक्वल मानते हैं। जैसे इसको k के इक्वल मानते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, सिंपली जो है इक्वेशन ये हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से देखें तो डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन किसकी है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है, या सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये वाली इक्वेशन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो पार्टिकल है, ठीक है, ये जो पार्टिकल है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसकी तरह बिहेव करेगा। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, हालांकि मैंने आपको कहा मैं सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, लेकिन मैंने करवा दिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होता है तो मैं उस पर चलता हूँ। ये मैंने क्यों करवाया, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको इक्वेशन पूछ ले कि 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए क्या इक्वेशन होगी, तो 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए क्या इक्वेशन होगी, ये होगी। और यहाँ पे अच्छा मैंने एच कट नहीं लिखा क्या, एक सेकंड, है ना, यहाँ ये एच कट स्क्वायर भी है ना, एच कट स्क्वायर पूरा जो है ना ये इसके बराबर है, तो ये क्या एच कट स्क्वायर है। तो कुल मिला के इक्वेशन क्या बनेगी, 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स की जो इक्वेशन बनेगी वो ये वाली इक्वेशन बन जाती है। और ये आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है, किस कैसी इक्वेशन है, ये है आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन यहाँ पे बन रही है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी क्या होगा, इसी तरह का इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए तो मैं आ जाता हूँ, इसको वापस ऊपर लिख देता हूँ, आपने उतार लिया होगा, नहीं तो पॉज करके आप उतार लीजिए इसको। तो इक्वेशन क्या बनी, 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन बनती है ये वाली, कि डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, वेयर के इज इक्वल टू रूट 2me ओवर एच कट स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है 2me ओवर एच कट स्क्वायर होता है। अब आगे जब हम इसकी बाउंड्री कंडीशन लगा के इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था, जो है वेव फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। वो सारी चीज़ें जब इसमें लगा के इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचता है ना, तो फाइनल जो आंसर आता है, और वो आंसर क्या आता है, ई जो आता है ना, ई एन, है ना, ई एन क्या आता है, एन मतलब कि अलग अलग जो स्टेट होगी उसके लिए। तो ई एन आपको जो मिलती है एनर्जी, वो एनर्जी क्या मिलती है, वो मिलती है एन स्क्वायर
पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। क्या मिलती है? 2m ए स्क्वायर है जो आपको ये टोटल मिला के एनर्जी मिलने वाली है। ठीक है, और n कहाँ है? n है वो आपको स्टेट देगा जो 1 2 3 इस तरह से आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी जो आ रही है ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है। जो एनर्जी आपको मिल रही है वो एनर्जी क्या मिल रही है? एनर्जी जो आपको मिल रही है वो एनर्जी कंटिन्यूस नहीं है, वो क्या है? डिस्क्रीट है। क्या है? डिस्क्रीट। जब हम क्लासिकल में चलते हैं तब कोई पार्टिकल जब आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? उसकी एनर्जी कंटिन्यूस एनर्जी रहती है। ठीक है, कंटिन्यूस रहती है ना। क्या होती है कि एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से चलती है, काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए इस तरह से चलती है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है? उसकी फिक्स होती है। तो एक में चेंजेस हो रहा है तो क्या कंटिन्यूस चेंजेस हो रहा है, दूसरे में भी क्या हो रहा है? कंटिन्यूस चेंजेस होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है? कंटिन्यूस चेंजेस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिस्क्रीट चेंजेस है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि जो ग्राउंड स्टेट है, क्या कहूँगा? ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट में क्या है? n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 उसको मैं ग्राउंड स्टेट बोल रहा हूँ, उससे क्या कह रहा हूँ? ई नोट, और ई नोट कितना आएगा? पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ठीक है, ये एक मिनिमम एनर्जी है। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट की मिनिमम एनर्जी है। बाकी क्या हो रहा है? बाकी जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी क्या हो रही है? इसके मल्टीपल में चल रही है। किसके चल रही है? इस तरह से इसके मल्टीपल में, ग्राउंड स्टेट के मल्टीपल में क्या चल रही है? एनर्जी चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली एनर्जी क्या होगी? ये। तो दूसरी क्या होगी? n स्क्वायर, या 2 का स्क्वायर करके क्या 4 टाइम होगी इसकी। अगली क्या होगी? 9 टाइम होगी। अगली क्या होगी? तो 16 टाइम होगी। ठीक है, एनर्जी क्या होगी? अगली जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? 16 टाइम होगी। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात। अब देखो ये दिमाग में रखना, क्वेश्चन में आपको गिवन जो है उस लैंग्वेज पे जाना है। जब हमें बात करी जाएगी कि जो आपके पास 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है, उस 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी फंक्शन तो क्या होगा? ये होगा टोटल एनर्जी फंक्शन। तो अब पूछा ग्राउंड स्टेट के लिए तो n इक्वल टू 1 हो गया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? n इक्वल टू 2 है ना। ये सारी चीजें दिमाग में रखना कि ये पूछी जाती है ना। ये एग्जाम में जो है आपके उसमें लिखा रहेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे? नॉर्मली जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे और आप जब रट के जाते हैं तो क्या करते हैं? नहीं समझते हैं तो ये डायरेक्टली ये आंसर लिख देंगे कि ये होता है और वहाँ पे कच्चा खा जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 2। कितना है? n इक्वल टू 2। तो उसके लिए जो एनर्जी आएगी उसे मैं E1 कहूँगा, और E1 कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स ऑफ E नोट। क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ E नोट। क्यों? क्योंकि n स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? E नोट कितना? वो फिक्स हमने कर दिया, ये वैल्यू है जो E नोट है, तो 4 टाइम्स ऑफ E नोट। इसी तरह से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? n इक्वल टू 3, तो क्या होगा? E2 इज इक्वल टू 9 टाइम ऑफ E नोट। इस तरह से जो है आगे चलता रहेगा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, उसके लिए एनर्जी फंक्शन कौन सा है? ये वाला। तो ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, वेव इक्वेशन क्या होगी? एनर्जी फंक्शन क्या होगा? अब अगला क्या बचा? एनर्जी के बाद अगला है कि स्टेट क्या होगी, है ना। क्वांटम मैकेनिकल जो स्टेट है, तो मैंने क्या कहा था जब मैंने बात करी थी आपको स्टार्टिंग में भी, जब मैंने एक क्वेश्चन कराया था सॉल्यूशन, तो वहाँ पे साई लिखा था मैंने ना। क्या लिखा था? साई लिखा था। तो इसके लिए जो है साई क्या होगा? ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए वेव फंक्शन क्या होगा? सेकंड के लिए वेव फंक्शन क्या होगा? उसकी मुझे बात करनी। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट 2। एक इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई। अब यहाँ से एक चीज़ है ना, क्या डिफाइन किया हमने? En को डिफाइन किया, और वो क्या किया? n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एनर्जी होगी। ठीक है, अगला ये सही है। अगला आते हैं वेव फंक्शन कि वेव फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो वेव फंक्शन भी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और वेव फंक्शन जो होता है साई n इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपके पास रूट में 2/a। ये क्या है? नॉर्मलाइजेशन फंक्शन है या नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है ना। रूट 2/a क्या आएगा? रूट में 2/a, और इधर आएगा साइन में, क्योंकि देखिए वेव किस में चल रही है? ये जो आपकी इक्वेशन चल रही है, आप मैंने आपको देखा इक्वेशन कौन सी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन किस में आता है? साइन या कोस में, यानी साइनसोइडल वेव होती है। तो नॉर्मली क्या है हमारे पास? ये साइनसोइडल वेव होगी। तो क्योंकि कंडीशन क्या लगाएंगे? x इक्वल टू 0 पे 0 होना चाहिए। x इक्वल टू 0 पे 0 होने का मतलब क्या है? x इक्वल टू 0 पे कोस कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, हमें कितना चाहिए यहाँ पे? 0, क्योंकि वेव फंक्शन यहाँ आगे होना ही नहीं चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे जो है वेव फंक्शन कितना होना चाहिए, 0, यहाँ पे वेव फंक्शन कितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्टिकल जाएगा ही नहीं तो उससे रिलेटेड वेव होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ 0 होने के लिए क्या है, x = 0 पे वेव फंक्शन कितना होना चाहिए, 0, तो किस में आएगा, साइन वाले में आएगा, ठीक है। तो साइन n पाई x/a क्या होगा, साइन n पाई x/a जो है ये क्या होगा, हमारा वेव फंक्शन होगा ns के लिए, है ना। फिर हम बात करेंगे किससे, ग्राउंड स्टेट के लिए। तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, n = 1, यहाँ पे वही सिस्टम है, n = कितना है, 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n = कितना है, 1। तो ग्राउंड स्टेट की जो आपके पास वेव फंक्शन मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, कुछ इस तरह से वेव फंक्शन हो जाएगी, पाई x/a। फर्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे तो n = 2, तो यहाँ n = 2 रख दीजिए। सेकंड में जाना है तो n = 3, तो n = 3 रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके पास ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, ठीक है। ये हमने नॉर्मलाइज ऑलरेडी कर लिया है इसको, ठीक है। नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ये कांस्टेंट जो निकाला वो किससे निकाला, नॉर्मलाइजेशन से निकाला, तो कितना आता है, √में 2/a जो है इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए वेव इक्वेशन, एनर्जी आइगन वैल्यू, और जो आपके पास आइगन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इसको आइगन वेव फंक्शन भी बोलते थे ना, आइगन, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, आइगन एनर्जी या आइगन वैल्यू कहते हैं, आइगन एनर्जी वैल्यू कह सकते हैं ना, ठीक है। आइगन क्यों, क्योंकि इससे एसोसिएट एक वेव है, अगर आप एनर्जी ऑपरेटर इस पे लगाते हैं इस वाली पे, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, फर्स्ट वाली। सेकंड वाले पे लगाते हैं तो सेकंड वाली वैल्यू मिल जाएगी, और किस तरह से, जो मैंने आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन जो लिखवाई थी उस आइगन वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे आप एनर्जी ऑपरेटर इस साई पे ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करते ही आपको एक कांस्टेंट और फिर वापस साई मिल जाता है, ठीक है। वही क्या होता है हमारे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन, इसलिए इसको क्या बोला हमने, आइगन वैल्यू एनर्जी, और आइगन एनर्जी वैल्यू और आइगन फंक्शन जो है वो आपके पास ये होंगे किसके लिए, 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए। और ये मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये इक्वेशन और ये दोनों आपको नींदों में उठा के पूछे तो भी याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन आता है, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो यही क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम होता है कि ये क्वेश्चन जो है, ये जो चीज़ें हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जा जाते हैं, जो काफ़ी टाइम जिनको हो गया एमएससी छोड़े हुए, उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। और मैं तो कह रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स की समस्या मैंने तो जहाँ तक देखा, जो एमएससी करके निकलते हैं उनके लिए भी होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम कभी भी इसको एक तो इसको क्या बर्डन की तरह देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को, ठीक है। समझ में आती नहीं है, क्यों समझ में नहीं आती है, क्योंकि जो हमारे होता क्या कि जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही है ना, जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही, क्लासिकल मैकेनिक्स वाली, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, वो तो क्या हो रही, तो हम दिख रहा है ना, किस तरह से बिहेव हो रहा है। तो जो चीज़ दिख रही है उसको समझने में समस्या नहीं आती है। जो चीज़ बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, जो आपको दिमाग लगा के नया वर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक नया जो कह सकते हैं कि एक नई तरह का पूरा एकदम आपका वो है। जैसे आपने मूवी देखी ना, कभी आप देखना, एक आंटमैन मूवी है ना, आंटमैन यानी कि चींटी मानव, हिंदी में बोलते क्या, चींटी मानव है, हॉलीवुड की मूवी है। उसमें आप देखना, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। लास्ट में जाके आप जब पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें क्वांटम मैकेनिक्स दिखाया गया कि जब कोई आदमी क्वांटम वर्ल्ड में चला जाता है तो उसको कुछ पता नहीं था, सब कुछ अनसर्टेन है, सब कुछ क्या है, अनसर्टेन है, उसके बाद कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आप देख लेना मूवीज़ को, ठीक है। पर कुल मिला के क्या है, क्योंकि ये जो सारी जो चीज़ें हो रही है, हमने क्या देख लिया कि पार्टिकल इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन, कंसेप्ट का जो क्वेश्चन है वो अब आएगा। कंसेप्ट का क्वेश्चन क्या आएगा कि अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, है ना, जो ट्रिक या फिर कह सकते हैं कंप्लीटली कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को यूज़ करके आप सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं अच्छे से। कि अब आते हैं कि इसका मोमेंटम कितना होगा पार्टिकल का, ठीक है। ये तो क्या हो गया, वेव फंक्शन और एनर्जी आई है अभी तक, अभी तो मोमेंटम, पोजीशन वेक्टर, ये सारी चीज़ें देखनी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्या होगी, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो आप देखिए कैसे करते हैं। इसका मैं बनाऊंगा अब एक इस वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग, जो है हमने जो वेव फंक्शन फाइंड आउट किया है उसके अकॉर्डिंग इसका ग्राफ बनाते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना एक बार, और थोड़ा अच्छे से ही बना लेना इसको, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें आपके जो है वो क्लियर होने वाली है ना। कितना बन गया, थोड़ा सा इसको सीधा बना देते हैं। ये x = a और x = 0, ठीक है। ग्राउंड स्टेट मान लीजिए ये है n = 1, ये आपकी ग्राउंड स्टेट है। n = 2 ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। n = 3 ये आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। मैं यहाँ तक ही जाता हूँ, है ना, ये हो गई
ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इनके वेव फंक्शन साइन नॉट इक्वल टू √2/a साइन पाई x ओवर a, साई 1 इक्वल टू √2/a साइन 2 पाई x ओवर a, साई 2 इज इक्वल टू 2/a साइन 3 पाई x ओवर a। ठीक है, ये आपके पास क्या मिलेंगे। अब मैं मान लीजिए x इक्वल टू 0 रखता हूँ, पहले इसकी बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट वाले की बात करते हैं ना, ये बनाते नहीं। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, साई की 0, तो ये आपके पास 0 मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं a/2 कर देता हूँ। ये जो पॉइंट है वो कितना है, x इक्वल टू a/2, सॉरी यानी a/2, ठीक है, a/2। अब आप देखिए नेक्स्ट, जब आप x इक्वल टू a/2 रखते हैं, तो जैसे a/2 रखेंगे तो a से कैंसिल, ठीक है, तो यह कितना मिलेगा π/2। तो π/2 पे वैल्यू कितनी होती है साइन की, साइन π/2 पे वैल्यू होती है 1, तो ये आपको मिल जाएगा ये वाला फंक्शन। फिर x इक्वल टू a रखेंगे, तो a रखते क्या होगा, a से कैंसिल आउट, क्या बोलेगा साइन पाई कितना होता है 0, तो आपके पास वैल्यू कितनी मिलेगी। तो क्या मिला इसका फंक्शन, ये इस तरह से है ना। थोड़ा सा, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला, मैक्सिमम वैल्यू आपको जो मिलती है वो कहाँ मिलती है, x इक्वल टू a पे। ठीक है, क्या मिला, x इक्वल टू a पे। तो कहने का मतलब क्या होगा, अब आप देखिए, अगर आप पार्टिकल के ग्राउंड स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, a/2। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, a/2। कहाँ पे मैक्सिमम होगी, a/2 पे पाई जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो जब आप ग्राउंड स्टेट के लिए x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो कितनी आएगी, a/2 आएगी। आगे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आप कंसेप्ट से चलते हैं फिजिक्स के अंदर, तो बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें, और रटने में और फिर बिना समझे हुए ऐसे ही चलते हैं तो सब कुछ आपको ऐसा लगेगा गुड़ गोबर हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, भाई मैंने ये लिख तो दिया कि x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ग्राउंड स्टेट में कितनी होगी, a/2 पे होगी, लेकिन फाइंड आउट कैसे करो। अगर आप मैथमेटिकली इसको प्रूव करना चाहते हैं, है ना, मैथमेटिकली आप क्या करना चाहते हैं इसको प्रूव। चलो मैं एक बार क्या करता हूँ, पहले ये एक बना देता हूँ ताकि मैं इसको मिटा दूंगा बाद में। अगला देखिए कि फिर से x इक्वल टू 0 पे कितना आएगा, इसके अंदर 0, ठीक है। फिर यहाँ चलिए कि x इक्वल टू a/2 पे कितना आएगा, तो x इक्वल टू a/2 पे देखिए, तो a/2 पे जब आप रखेंगे तो ये a से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई वो भी कितना आएगा 0। तो इसका मतलब बीच में कोई एक पॉइंट रहेगा जहाँ पे क्या आएगा, ये है हमारे पास, मान लीजिए a/4, ठीक है। तो a/4 पे क्या होगा, तो देखिए a/4 पे जैसे a/4 रखेंगे यहाँ पे, तो a से कैंसिल आउट, ठीक है, ये 4 से 2 कैंसिल करेंगे, नीचे की तरफ देगा 2, तो π/2 साइन π/2 कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो आपको क्या मिलेगी, ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ जाएंगे, है ना, यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो क्या होगा आपके पास, ये कौन सा पॉइंट होगा, a/2, तो ये हो जाएगा 3a/4, कितना होगा 3a/4। 3a/4 पे देखें तो 3a/4 पे रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर से उधर 4 है, इधर कितना आएगा, अच्छा सॉरी इसमें चल रहे थे फर्स्ट वाले, उधर 4 इधर कितना है 2, तो 2 से 4 कैंसिल आउट, 3/2, तो कितना मिला 3π/2। तो साइन 3π/2 पे क्या होगा, साइन 3π/2 पे आपको मिलेगा -1, ठीक है। तो इसका मतलब कहाँ मिलेगी आपको वैल्यू, यहाँ मिलेगी। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से आएगा और वापस इस तरह से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए इसके अंदर n इक्वल टू, वैसे तो आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से आगे मेरे हिसाब से पूछते नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक स्टेप आगे चलता हूँ सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे। सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे चलेंगे तब कैसा ग्राफ बनेगा, तो आप देखिए सबसे पहले आप चले जाइए 0 पे, 0 पे तो 0 मिलना ही है, कोई समस्या नहीं है, और a पे भी कितना मिलना है 0, कोई समस्या नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 रखेंगे तो साइन 0 0, a रखेंगे तो n पाई आ रहा है, साइन n पाई क्या होता है ऑलवेज 0, तो वहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए a/2 पे बात करते हैं, तो साइन a/2 पे क्या होगा, तो a/2 पे अगर मैं देखूँ तो क्या मिलेगी मेरे को वैल्यू, तो a/2 पे आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे a/2 रखेंगे तो a से a कैंसिल आउट और 3/2, तो साइन 3/2 यानी क्या होगा माइनस, साइन 3/2 क्या होगा माइनस के अंदर 1, तो ये माइनस के 1 अंदर यहाँ मिलेगी। तो इसका मतलब ये यहाँ कोई ना कोई एक वैल्यू होगी जहाँ पे वो 0 या फिर पॉजिटिव में जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो वो देखिए कौन सा होगा, तो वो कितने पे जाएगा, साइन
90 पे। तो साइन 90 कब बनेगा? जब आपके पास x की वैल्यू जो है वो कितनी हो, a/3 हो। कितनी हो? a/3। जैसे ही आप a/3 रखते हैं तो a से a कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है। और नहीं 2a/3 या a/6 देखिए आप, है ना, a/3 के ऊपर तो ये पाई आ जाएगा। हाँ, a/3 में कितना आएगा? पाई, ठीक है। a/3 में कितना आएगा? पाई आएगा। तो इसका 3 टुकड़े करिए आप। तो 3 टुकड़े करेंगे तो एक यहाँ पे और एक ये बराबर सा कर देते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 0, और यहाँ पे भी कितना आएगा? 0। किस वैल्यू पे? 2a/3 में भी कितना आएगा? 0। तो वो कितना है? 2a/3 वाला पॉइंट है, ठीक है। बीच में जो है आप मान लीजिए a/6 आता है, तो a/6 पे वैल्यू कितनी आएगी? तो a/6 पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ से a/6 रखेंगे, a से कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट, कितना मिला? π/2। तो इसका मतलब ये बीच में कहीं यहाँ एक पॉइंट होगा जहाँ पे आपको क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू, फिर यहाँ ये नेगेटिव वैल्यू, फिर यहाँ ये मैक्सिमम वैल्यू, और फिर यहाँ पे 0। तो ये आपके पास क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा किसका? इसका बनेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, आप देख लेना इसको सोल्व करके, आपको ये जो है ग्राफ मिल जाएंगे, है ना। चलिए, क्योंकि आपको पता है साइन जब 90 के मल्टीपल में चलता है तो 1 दे रहा है, और अगर मान लें 270 वाले में उसमें चलता है तो क्या दे रहा है? -1 दे रहा है। और जितना भी पाई कोई भी वैल्यू आती है तो पाई में कितना दे रहा है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सब में क्या आएगा? जिसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं, है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मैंने जो आपको कहा था कि इसकी ग्राउंड स्टेट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी है? a/2 आती है। ग्राउंड स्टेट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आती है? a/2 आती है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते कैसे हैं, है ना। मैंने आपको सिर्फ इसका ग्राफ से बताया है, और आप निकाल भी सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा? जब भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं? साई स्टार, ठीक है, x साई dx अपॉन साई स्टार साई dx, ठीक है। ये वैल्यू हमने कल देखा था एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अगर मान लीजिए मोमेंटम का निकालना तो या मोमेंटम रख देंगे, ठीक है। अब इस x की ऑपरेटर क्या होता है? x का जब ऑपरेटर की फॉर्म में हम देखते हैं ना, ऑपरेटर की फॉर्म में देखते हैं तो क्या होता है? सिर्फ x ही लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी? इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब आप क्या करेंगे? साई, अगर मान लीजिए ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना है ना, मान लीजिए आप क्या निकालना चाहते हैं? ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना चाहते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे? रूट में 2a साइन πx/a x, ठीक है, और रूट में 2/a साइन πx/a, ये रख दीजिए। और ये कितना होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी हमने क्या किया, इसको ये जो वाली जो वैल्यू है उसको हम अगर रखते हैं साई स्टार साई का इंटीग्रल, तो मैंने क्या आइगन वैल्यू है, और ये क्या ऑलरेडी नॉर्मलाइज है। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? जब ऑलरेडी नॉर्मलाइज कोई चीज़ है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी। कितनी आएगी? 1। तो आपके पास ये 1 आएगी, इसको आप छोड़ दीजिए। इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2/a, ठीक है, साथ में x साइन स्क्वायर πx/a, क्या आएगा? साइन स्क्वायर πx/a। ये इंटीग्रल आप सोल्व कर लेना 0 से लेके a तक। ऑल स्पेस कितना आपका? 0 से लेके a। लिमिट क्या लगाओगे? 0 से लेके a, और इसको सब आप सोल्व करोगे तो आप फाइनली देखेंगे आपके पास आंसर कितना आएगा? a/2, ठीक है। या तो आप इतना बड़ा इंटीग्रल सोल्व करिए, ठीक है, या तो क्या करिए आप इतना बड़ा इंटीग्रल सोल्व करिए, या फिर आपको अगर ये वेव फंक्शन पता है तो आप फिजिक्स लगा के, अपना दिमाग लगा के या कंसेप्ट लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या क्या आने वाली है, ठीक है। चलिए, जिनको बहुत अच्छे से करना है ना भाई, जो नेट, अगर आप नेट की प्रिपरेशन करेंगे तो 100% आपको इस तरह से सोल्व करना, क्योंकि आपको सिर्फ x नहीं, वहाँ पे x स्क्वायर, x क्यूब, x4 कोई भी पूछा सकता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, तो आपको इंटीग्रल सोल्व करने आने चाहिए। लेकिन मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल है कि आता ही आता है, ठीक है। और अब जिस हिसाब का स्टैंडर्ड बन चुका है तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो क्या होगा? पाई जाने की संभावना कहाँ कहाँ है इस वाले केस के अंदर? यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। जब मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ होगी? तो कहाँ होगी? a/4 और 3a/4 पे पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी मैक्सिमम होगी, ठीक है। आगे आ जाइए। नेगेटिव जाने का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी हमेशा होता है मोड साई स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में चला जाएगा। ये भी किस में चला जाएगा? पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। अभी मैंने वेव फंक्शन लिखा है, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? सॉरी कौन सा पॉइंट था वो? a/6, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है? a/6। ये कौन सा है? a/2। और ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपके पास a/2, a/6, तो a/2 प्लस
ये a/6 और a/6 यानी कि a/3 है ना, तो कितना हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3a + 2a दैट इज 5a/6। ठीक है, कितना आ जाएगा 5a/6, कितना होगा 5a/6 जो है वो आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या रहेगी आपके जो मेनली जिसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी, ये जो पॉइंट है ऐसे जहाँ पे आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी और यहाँ पाए जाने की संभावना। एक चीज़ और नहीं लिखी क्या, सॉरी a/2 भी है ना, a/2 और 5a/6, ये जो है 3 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे इसके पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी कि पार्टिकल यहाँ पाए जाएंगे। तो मैंने आपको एक क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाला एग्जाम है ना, जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी जो आपके कॉलेज एजुकेशन वाला पेपर हुआ था ना उसके अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो उसके अंदर पूछा गया, तो एक तो आप क्या करेंगे, या तो आप ऐसा करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला है उससे आप वेव रखेंगे, उसको सोल्व करेंगे और कम से कम आधा घंटा लगाएंगे उसको सोल्व करने में। ठीक है, बहुत आसान नहीं होता ये इंटीग्रल सोल्व करना ना, वो आधा घंटा लगाएंगे, उससे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक आपने सीधा पता है कि यहाँ इस तरह से हमें वेव फंक्शन बनती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए शायद मुझे अभी याद आ रहा है कि पूछा गया था, है ना। अब वो 3 डायमेंशन के लिए था या इसके लिए था, इसी के लिए था, 3 डायमेंशन के लिए इसी के लिए था शायद वो क्वेश्चन। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में कोई यहाँ पे समस्या आपको नहीं होने वाली। तो जो 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है, 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए जो आपको वेव पूछी जा सकती है, वेव फंक्शन पूछा जा सकता है, एनर्जी पूछी जा सकती है, इक्वेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स की पूछी जा सकती है। किसकी पूछी जा सकती है, एक्स की जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा मोमेंटम की। तो जो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है वो क्या आती है, ग्राउंड स्टेट के लिए एक चीज़ ये लिख लेना, ग्राउंड स्टेट के लिए मोमेंटम की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। बस एक चीज़ ये याद रख लेना आप लोग, है ना। ये आप निकालना चाहें तो आप फिर से क्या करेंगे, वही मोमेंटम रखेंगे। मोमेंटम को क्या रखेंगे, -i² डेल ओवर डेल एक्स रख सकते हैं। उसको आप एक बार साइन को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करके फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। बहुत लेंथी प्रोसेस आने वाला है, तो आप ये दिमाग में रखिए कि मोमेंटम की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है कितनी आती है, 0 आती है। किसके लिए, इसके अंदर। ठीक है, कितनी आती है, 0 आती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आती है, क्योंकि देखो पोटेंशियल तो वैसे ही 0 है, पोटेंशियल 0 है तो 0 आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आती है, क्योंकि बाकी बची हुई एनर्जी कौन सी है, बाकी बची हुई एनर्जी जो है वो यही वाली है। ठीक है, टोटल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आएगी, n² π² s² / 2ma², क्योंकि टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो वापस वही मिलेगी। तो ग्राउंड स्टेट के लिए जाएंगे तो क्या होगा, n = 1, एक्साइटेड स्टेट के लिए n = 2, सेकंड एक्साइटेड के लिए n = 3 रख दीजिए, वो आपके पास क्या होंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। अगर क्वेश्चन में ये दे दिया कि काइनेटिक एनर्जी, आपको एनर्जी का फॉर्मूला पड़ा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दे दिया कि काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताइए फर्स्ट के लिए, तो आप आधी मत कर देना कहीं उसको। जैसे अपना नॉर्मली होता है, हम क्या सोचते हैं कि टोटल एनर्जी की आधी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, आधी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो टोटल होगी आधी मत कर, क्योंकि यहाँ पे टोटल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी है, 0। तो क्वेश्चन में अगर ये आ जाता है घुमाने के लिए, आप दिमाग में रखना, जो मैं बोल रहा हूँ उस वर्ड पे दिमाग में ध्यान रखना, आपको ये घुमाया जा सकता है चीज़, और फिर आप घर पे आके कहोगे नहीं हमने तो ये फाइनली ये लिखा था तो ये तो सही है, यही आती है, वो तो हमने पढ़ी नहीं दूसरी तो किताबों में, आपको ये मिलेगी भी नहीं किताबों में। जब आप यूजी वाली किताब पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगी भी नहीं। स्टैंडर्ड बुक में तो हालांकि मिलेगी, जैसे आप जटिल उठा के देखेंगे तो उसमें जरूर होगा, लेकिन जो आपकी CBS VBS है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं मिलेगी। तो आपको क्या कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, क्योंकि पोटेंशियल 0 है तो 0 मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बची हुई एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक ही है, तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है आपकी, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है हर एक स्टेट के लिए, n की वैल्यू रखेंगे उससे निकल जाएगा, ग्राउंड के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, तो वही क्या होगी काइनेटिक एनर्जी आपकी होगी। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास जो है 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें लेनी थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपके 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर बना सकता है फर्स्ट ग्रेड के लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट ग्रेड के लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यू, और कोई सी भी जो क्वेश्चन है वो नहीं बन सकता है। ठीक है, और भी देख लें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ाने लायक है, नहीं है इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें जो है और आपकी चीज़ ऐसी कुछ भी नहीं है। 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स ये हो ही गया है। ठीक है,
कोई ऐसी वैल्यू जो है आपके पास अब नहीं बचती है वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में जो आपको पढ़ाने लायक है। कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट जो है मैंने यहाँ पढ़ा दी है। एक बार इस वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स को अपने हाथ से आप लोग सोल्व कर लें, ठीक है। एक बार क्या करें, अपने हाथ से सारी चीज़ें सोल्व कर लें। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, थ्योरेटिकल है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, पर न्यूमेरिकल कैसा मिलेगा, जो मैंने अभी आपको करवाया ना वो सारे न्यूमेरिकल इसी तरह के न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। आपको मैक्सिमम आप देखिए एनर्जी वेव फंक्शन, सॉरी एनर्जी वाला जो है वो, और जो आपके पास आइगन वेव फंक्शन है साई वाला जो हमने निकाला वो, प्लस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इन 3 स्टेट की निकाल लेना। आगे भी आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ तक आपके एग्जामिनर नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट से आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि कॉलेज एजुकेशन में यहाँ तक बढ़ा था, ठीक है, तो इससे नीचे ही रहेगा इसमें, लेकिन फिर भी मैंने आपको थर्ड तक करवा दिया है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए पूछ रहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फोर्थ के लिए पूछेंगे तो भी आप क्या करेंगे, उस बॉक्स को आधे करते जाइए और आगे इक्वेशन बनाते जाइए, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ग्राउंड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा जाता है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए आप मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एनर्जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, काइनेटिक, पोटेंशियल, ये सारी की सारी जो है आप दिमाग में रखेंगे। डायरेक्टली फॉर्मूले हैं और इसमें कोई आपको समस्या आने वाली नहीं है। और एक और फॉर्मूला मैं आपको लिखवाना भूल गया था, करंट डेंसिटी का, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला? करंट डेंसिटी का है, तो वो भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। वो पोस्टुलेट का एक पार्ट था, तो वो आप लिख लीजिए। ये लिख लेना अलग से स्टार लगा के, करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी क्योंकि हम पार्टिकल को वेव की तरह यूज़ कर रहे हैं, जब वेव की तरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हम करंट जो यूज़ करेंगे, फंडामेंटल जो उसकी एक फिजिकल क्वांटिटी की, वो कौन सी करेंगे, करंट डेंसिटी जो है वो यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और करंट डेंसिटी का क्या है, यहाँ पे जो हम करंट डेंसिटी जे, अगर मान लीजिए सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात हम करते हैं वन डायमेंशन की, तो वो क्या होती है, साई, यहाँ आएगा आपके पास एच कट अपॉन 2 आयोटा एम, एच कट अपॉन 2 आयोटा एम साई स्टार, साई स्टार डेल ओवर डेल एक्स साई माइनस साई साई स्टार डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। यह है आपके पास करंट डेंसिटी। क्वांटम मैकेनिक्स में जो है करंट डेंसिटी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो करंट डेंसिटी कुछ इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको मोमेंटम के लिए लिखा है, एनर्जी के लिए लिखा है, हैमिल्टोनियन के लिए लिखा है, और जो एक्स के लिए लिखा है, पोजीशन के लिए लिखा है, वैसे ही आपके पास एक आता है यहाँ पे करंट डेंसिटी। वन डायमेंशन में चलेंगे तो ये है, 3 डायमेंशन में अगर जाते हैं, है ना, ये 1D, और 3D में क्या होगा, तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं इसमें पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। पर नॉर्मली आपके वन डायमेंशन में हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपके जितने भी टॉपिक चल रहे हैं किसमें चल रहे हैं, वन डायमेंशन में चल रहे हैं, तो पूछते हैं तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई जो है आपके पास नहीं। अब जो है एक स्टेप पोटेंशियल है, तो स्टेप पोटेंशियल वगैरह जो है, या 3 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स है, वो हम कल देखेंगे। स्टेप पोटेंशियल में देख लेता हूँ कि कराऊँ नहीं कराऊँ, मैं आज के लिए रखूँगा उसको स्टैंड पे, कि सोच रहा हूँ कि कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, क्योंकि स्टेप पोटेंशियल भी जो है एक तरह से मान लीजिए कि नेट के स्टैंडर्ड का वो है, लेकिन एक छोटी मोटी कुछ चीज़ें रहेंगी उसके अंदर जो मैं सोच रहा हूँ कि करवा देता हूँ, क्योंकि 2 लाइन ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछ ली गई तो फिर आप कहोगे कि सर वो तो पढ़ाया नहीं, वो आपने वो एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ अगर ऐसा रहेगा तो बताने के लायक वो मैं देख लूँगा। कोई क्वेश्चन अगर ऐसा बनता है स्टेप पोटेंशियल के ऊपर कि जो एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। वरना जो है हम लोग आगे 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, अगर आपने 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स को अच्छे से समझ लिया है ना, 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स अगर अच्छे से समझ लिया है, तो 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बस उसको थोड़ा सा 1 डायमेंशन को हम 3 डायमेंशन में एक्सटेंडेड कर देंगे और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो टाइम देख लेते हैं, वैसे हो गया होगा तो। और वैसे भी हम लोग आगे वो 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स 10 मिनट में नहीं कर सकते, कम से कम आधा घंटा पौन घंटा उसमें लगेगा, तो वो कल ही करेंगे हम लोग, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी कुछ अलग तरह से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। उसमें डीजेनरेसी आ जाती है। क्या आ जाती है? डीजेनरेसी आ जाती है। डीजेनरेसी का मतलब क्या है? डीजेनरेसी का मतलब है कि एक एनर्जी लेवल के लिए अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेव फंक्शन है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी बोलते हैं। कल उसकी बात करते हैं। और डीजेनरेसी का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में 101% एक क्वेश्चन 3 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स पे आता ही आता है। आप उठा के देख लीजिए पुराने पेपर, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशन बॉक्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।